आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मैंने जो कुछ भी नॉलेज गेन की है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल पर यूपी टेट की क्लासेस और बाद में अदर क्लासेस भी चलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। तो पौधे जो है नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में पौधे को ग्रहण करते हैं। कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, यानी कि कितनी पाई जाती है? 78%। इसमें से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? यानी कि 2019 में किसने घोषणा की है कि कार्बन पे वो टैक्स लगाएगा? तो वो कौन सा देश है? तो वो हमारा देश है सिंगापुर, जो ऐसा देश है जो 2019 से कार्बन पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्रीन हाउस के बारे में बता दें। देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, यानी कि ग्रीन हाउस क्या होता है? एक शीशे का एक मतलब रूम टाइप का, यानी कि बंद टाइप का एक मतलब एरिया बना लिया जाता है, जिसके अंदर क्या है जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उनकी जो है उगाया जाता है। ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं और जिसमें क्या है जो सौर ऊर्जा है वो उसमें प्रवेश करती है। हर का टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी ग्रीन हाउस गैस का जो अंदर का टेम्परेचर है वो क्या है, ज़्यादा बना रहता है। जो फसल के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो है इस पे वायुमंडल पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें अब क्वेश्चन ये भी आता है ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी जो गैसें मुख्य गैसें हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है जैसे कि हमारा जो जीके है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, उसके हर टॉपिक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो अगर जो हम ऑब्जेक्टिव करते हैं अगर उसी में हम उसके डिटेल्स पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की बात चल रही थी, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या चीज़ पाई जाती है? जलवाष्प पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगी आपकी? CO2, यानी कि कार्बन। तो कार्बन को क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं, उसकी जो है CO2 हो जाएगा। इसमें मीथेन पाया जाता है। ठीक है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है। तो मीथेन को क्या बोलते हैं हम? CH4 बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? N2O बोलते हैं। ठीक, तो इसमें पहले नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? जलवाष्प, फिर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा मीथेन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं ना कि पहले नंबर की तो आपकी जलवाष्प हो गई, लेकिन अगर दूसरे नंबर की पूछ लिया जाता है, अगर आपको दूसरे नंबर की पूछते हैं तो वो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है दूसरे नंबर की गैस कहलाती है। ये ध्यान रखना, पहला नंबर की जलवाष्प है। ठीक है, तो ऐसे इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जलवाष्प तो गैस है नहीं, ये है नहीं, वो नहीं है ना, तो इस चक्कर में लोग गलत कराते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में जलवाष्प है तो आपको टिक किस पे करना है? जलवाष्प पे ही टिक करना है। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल आपको थोड़ी सी बताती हूँ। तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका है चाइना। तो वो है आपका चाइना, यानी चाइना जो है ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? तो वो आपको हमने बता दिया किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य, मतलब योगदान का मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्बन कौन उत्सर्जित कर रहा है? तो सबसे ज़्यादा आपका कार्बन कौन उत्सर्जित कर रहा है? तो आपका वह चाइना ही है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक ही था, लेकिन इसके आप कई 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा भी है कि क्वेश्चंस होंगे भी आपके वो डिस्क्रिप्शंस के साथ होंगे। ठीक है, अगर एक लाइन में मैं आंसर बता देती हूँ तो उससे कोई मतलब बेनिफिट नहीं, वो तो आपको बुक्स वगैरह में सब कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा मोटो है कि क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिटेल बताई जाए, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए।
विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या थी? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो था 2018 का, तो उसकी मुख्य थीम क्या? 2019 की नहीं बात चल रही है, 2018 की बात चल रही है। तो इसकी मुख्य थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो अपमार्जक यानी कि पृथ्वी में आपको पता है खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी। तो पहले नंबर पे क्या आता है? आपका आता है उत्पादक। पहले नंबर पे आता है उत्पादक, फिर आता है उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में आते हैं प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर आते हैं अपमार्जक। तो प्रथम उपभोक्ता में क्या होता है? प्रथम उपभोक्ता कौन से होते हैं? वो क्या कहते हैं, शाकाहारी होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन कहलाता है? यानी कि डिकम्पोजर। अपमार्जक को क्या बोलते हैं? क्या इंग्लिश में क्या टर्म करते हैं? डिकम्पोजर टर्म करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु तथा कवक। तो आपका आंसर यहाँ पर आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम यानी कि जो इंसान ने बनाया है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इसमें कौन सा हो जाएगा? धान का खेत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। धान का खेत जो है आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आता है? उत्पादक। पहले नंबर पे क्या आएगा? उत्पादक। फिर आएगा दूसरे नंबर पे क्या आएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता में सबसे पहले आते हैं शाकाहारी। उपभोक्ता में सबसे पहले आएंगे आपके शाकाहारी और दूसरे नंबर पे आते हैं मांसाहारी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? उपभोक्ता के बारे में पूछा गया। तो सबसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं आपके? ये मांसाहारी होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा क्या होती है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि ऊर्जा एक सीढ़ी से यानी कि ऊपर ऊर्जा क्या ऊपर जाती है, यानी कि 100% ऊर्जा में क्या करते हैं? 10% ऊर्जा जो होती है 10% ऊर्जा यूज़ हो जाती है और 90% जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है? वेस्ट हो जाती है। यानी कि एक दूसरे से कितने परसेंट ऊर्जा लेते हैं? वो 10%, सिर्फ 10% को ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे ऊपर के उच्च स्तर के उपभोक्ता आपके कौन से हो जाएंगे? मांसाहारी उपभोक्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 15, जिसमें 5 होते हैं आपके स्थायी और 10 होते हैं आपके अस्थायी। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बताती हूँ। बात चल रही थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है आपका यूएनओ यानी कि यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो है यानी पूरी दुनिया में सुरक्षा और शांति को बनाए रखने का काम कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करती है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि हम उसको जो निर्णय लिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 होते हैं आपके स्थायी होते हैं, 5 आपके स्थायी होते हैं और 10 आपके जो होते हैं वो ये अस्थायी होते हैं। और हर 2 वर्ष बाद क्या है इनका मतलब रिन्यूअल वगैरह होता रहता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है? इनका रिन्यूअल होता है। फिर क्या है, अब इसमें स्थायी सदस्य कौन से हैं? क्वेश्चन आपका क्या था? स्थायी सदस्य था ना। तो इसमें स्थायी सदस्य मतलब कौन कौन से आते हैं? तो आपका चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपके 5 स्थायी सदस्य हैं किसमें? सुरक्षा परिषद में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने आपके सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है,
क्वेश्चन आपका कहाँ चल रहा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर सी। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि लाइक से हमको पता चलेगा ना कि हमारा मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। तो इसलिए आप इसको लाइक करिएगा ज़रा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, तो उसको कहते क्या है? हम लोग उसको कहते हैं किण्वन। क्या उसको नाम दिया जाता है? किण्वन। ये मेरी ऑनलाइन क्लास, पहली ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन तो क्लास मैं लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन मेरी पहली क्लास है, तो इसलिए बोलने में थोड़ी सी मुझे अजीब सा मुझे लग रहा है ओवरऑल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? मतलब बायोडीजल किस फसल से हम बना सकते हैं? तो आपकी फसलें दी हुई हैं यहाँ पर इतनी सी, कपास दी हुई है, जेट्रोफा दिया हुआ है, गन्ना दिया हुआ है, तो आलू दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। तो आपका आंसर है यहाँ पर जेट्रोफा। तो बायोडीजल फसल कौन सी है? तो जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपव्रज खरपतवार है? ओके, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि खरपतवार होता क्या है। देखिए, खरपतवार उस तरीके के प्लांट्स होते हैं, उस तरीके के पौधे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वो अपने आप से क्या है, हर जगह उगाते हैं। यानी कि जिनको हम लगाते नहीं है, वो मतलब क्या करते हैं, वो अपने आप से जहाँ दिल करता है उनका क्या कहते हैं, उगाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार का क्या है, ये फसलों को भी नुकसान पहुँचाता है। तो इसीलिए खरपतवार अनचाहे प्लांट्स इसको हम कह सकते हैं। उसके लिए एक वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, अनचाहे प्लांट्स। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपव्रज खरपतवार है? तो अपव्रज खरपतवार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पार्थिनियम। तो पार्थिनियम आपका क्या हो जाएगा? अपव्रज खरपतवार हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव अवस्थित है। अब देखिए, यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई है कौन? पहले आपको ये देखना है अमृता देवी बिश्नोई आपकी कौन है। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है, इन्होंने क्या किया था, एक बार राजा जो है पेड़ काटने का कुछ ऑर्डर दिया था। तो ये लोग सब पेड़ों से क्या है, चिपक गई थी। ठीक है, और जो है पेड़ों को काटने नहीं देना चाह रही थी, लेकिन उनके जो सैनिक वगैरह थे, इन लोगों को मार करके इनको भी मार दिया, और साथ में इनके साथ जो और सपोर्टर थे इनको भी मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तभी यहाँ पर मतलब उन्होंने पेड़ों के लिए अपना क्या कर दिया, त्याग दे दिया, अपनी जान को बलिदान कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, ये गांव जो खेजड़ली गांव है, ये कहाँ पर है? तो खेजड़ली आपका गांव कहाँ पर पड़ेगा? यह पड़ेगा आपका जोधपुर में। ठीक है, तो ये आपका गांव कहाँ पड़ेगा? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी विलयन का pH 2 है तो ये है। देखिए, pH मान क्या होता है? देखिए 7 अगर किसी चीज़ का जो मान है, किसी चीज़ का जो pH मान अगर 7 है तो वो क्या कहलाता है? वो उदासीन कहलाता है, यानी कि वो क्या होता है? 0 होता है। अगर 7 से अगर कम है, 7 से अगर कम है तो किस में वो चला जाएगा? वो अम्लीय में चला जाएगा। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो किस में चला जाएगा? वो क्षारीय में चला जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, 7 बीच में रखा हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होता है? ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यानी कि वो उदासीन कहलाता है। अब pH 2 है, अब मतलब pH मान उसका क्या है? 2 है pH मान, तो जाहिर सी बात है 7 होगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो यानी कि अम्लीय कैसा हो जाएगा? यहाँ पर दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो उसका pH मान कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। अम्लीय में कौन सा जो है आ जाएगा? तो दुर्बल। एक दुर्बल दिया, एक प्रबल दिया हुआ। क्षारीय तो है ही नहीं, तो क्षारीय को तो हम तो छोड़ ही देते हैं।
ठीक है, तो क्षारीय तो नहीं है। लेकिन आप पूछा जाए दुर्बल अम्ल होगा या प्रबल अम्ल होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी कि चंद्रमा पे अभी आप लोगों को जैसे पता है आजकल चंद्रयान चंद्रयान 2 को भेजा गया है चांद पे। अब देखते हैं अब इसके किस वजह से भेजा गया है कि वहाँ पर जो पानी, मेन उसका पर्पस क्या है जाने का, कि वहाँ पर चंद्रमा पर पानी के कण पाए गए हैं और वहाँ कौन से खनिज मिनरल्स वगैरह हैं। तो इसका पता करने के लिए चंद्रयान 2 का मेन मिशन इसका क्या है कि पानी और खनिज लवणों को पता करना है। और ये भेजा कब गया है? तो ये भेजा गया है आपका चंद्रयान आपका भेजा गया है 22 जुलाई को। ठीक है, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी फिर कभी। ठीक है, तो ये आपका भेजा गया है 22 जुलाई को भेजा गया है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं उस विज्ञान को? सेलेनोलॉजी उस विज्ञान को बोला जाता है। यानी कि ये विज्ञान की क्या है? एक शाखा है, ब्रांच है। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है अमलगम। तो अमलगम किसके साथ बनाता है? तो अमलगम जो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मेन पारा चाहिए होता है। अब पारा एक ऐसा धातु है जो सबके साथ अमलगम बनाता है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? आयन को छोड़ करके, यानी कि आयरन को छोड़ करके। पारा का क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर क्या है? पारा का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? 80 है। तो यानी कि लोहे को छोड़ करके पारा जो है सबके साथ अमलगम बनाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, तो दूसरा तत्व आपका क्या हो जाएगा? पारा। तो राइट आंसर इज पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क का मंदिर अवस्थित है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बता देती हूँ। तो ये कोणार्क का मंदिर जो है वो है कहाँ पर है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। आंसर तो इसका आपका ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए क्या है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो क्या है? उसको हम सबसे पहले तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से, पैगोडा के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका मंदिर है तो किससे बना हुआ? ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। और कौन सा ग्रेनाइट है? स्लेटी कलर के ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, और कहीं कहीं ग्रीन करके भी लिखा होता है। और ये किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर सूर्य को समर्पित है, जैसे कि आपने बताया। और ये कब बना हुआ था? मंदिर कब बनवाया गया था? ये आपका 1200 से लेकर के 1238 से लेकर के 1264 यानी कि 1238 से 1264 तक के इसका निर्माण काल इसका माना जाता है। फिर इसके आगे अगर बात करते हैं हम, ये जो मंदिर है आपका ये रथ के आकार का बना हुआ है। ये जो मंदिर है आपका ये रथ के आकार का बना हुआ है। और इसमें क्या है? कितने पहिए हैं? 24। कितने पहिए लगे हुए? 24 पहिए। एक तरफ 12 पहिए और दूसरी तरफ 12 पहिए, दोनों 12-12 मिला करके कितने पहिए लगे हुए हैं? 24 पहिए लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये 24 जो है जो पहिए हैं इनका कुछ ना कुछ रोल होगा। आखिर ये 24 पहिए क्यों लगे हुए हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक तरफ 12 लगे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं? 12 पहिए हैं ये एक वर्ष के 12 महीने को इंगित करते हैं, 12 महीने को दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल जाते हैं, अगर देखिए थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेने से ये होता है कि हमको क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद रहते हैं। खाली एक वर्ड में आंसर रट लेना ही ये क्या है, मतलब पढ़ाई का ये सही तरीका नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको अगर उसके बैकग्राउंड थोड़ा सा पता है तो वो चीज़ें आपको जो है क्या है कहीं ना कहीं रिमाइंड हो ही जाती हैं।
और इस जो है ये जो रथ, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये रथ पर मतलब रथ टाइप का बना हुआ, और इस रथ को क्या 7 घोड़े खींच रहे हैं। जो 7 घोड़े हैं वो किसको इंगित कर रहे हैं? सप्ताह के 7 दिन को, यानी कि सप्ताह के 7 दिन को जो है ये 7 घोड़े क्या कर रहे हैं? इंगित कर रहे हैं। और इसका मैंने बताया, ये भी पहले बताया था कि किस कलर का बना हुआ है ये स्लेटी ग्रेनाइट पत्थर या हरे ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। और ये है कहाँ आपका? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ है? ये आपका पुरी में है, ठीक है। यानी कि पूछा जाता है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, सॉरी कोणार्क का सूर्य मंदिर हाँ उड़ीसा में स्थित है। फिर पूछा गया, अब ये बताइए कोणार्क का अर्थ क्या होता है? कोणार्क का जो अर्थ होता है सूर्य का कोना। कोणार्क का सूर्य का कोना, कोणार्क का अर्थ क्या होता है? सूर्य का कोना होता है। सो दोस्तों आपको पता चल गया कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में जो कुछ भी मुझे पता था वो मैंने आपसे शेयर किया। और आपको इतना याद रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ? वो आपका उड़ीसा में है। और इसे बनवाया किसने है? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। ये आपको जरूर याद रखना है कि इसके बनवाया किसने है, ठीक है। इसका निर्माण काल किसके मतलब किसने करवाया है? अब खुद तो बनाया नहीं, मतलब किसके काल में हुआ है? तो क्या है? नरसिंह देव प्रथम के काल में हुआ है। और ये किस देवता से समर्पित है? तो ये किस देवता से समर्पित है? ये आपका सूर्य देवता से समर्पित है। तो आपको इस मंदिर के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ओके दोस्तों। ये मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन पर्यावरण के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। आपको मैंने बताया कि पहले मैं क्या कहते हैं इधर स्टार्ट करूँगी यूपी टेट की क्लासेस, फिर मैं टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास स्टार्ट करूँगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।